हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, यूपीएसआई एंड रेलवे एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए इस सेट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का आभूषण था, या गला का आभूषण था, या बाहु का आभूषण था, या फिर कलाई का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गला का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा वो अभिलेख है? ऑप्शंस हैं मानसेहरा, या शहबाजगढ़ी, या बोगजकोई, या जूनागढ़। कौन सा अभिलेख? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोगजकोई। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, और इससे यह भी ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। बोगजकोई से किसकी जानकारी मिलता है? बोगजकोई से जानकारी मिलता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शंस हैं शंकराचार्य, या एनी बेसेंट ने, या विवेकानंद ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था आर्यों के आदि देश के बारे में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? कौन सा ग्रंथ है? कृष्ण यजुर्वेद, या शुक्ल यजुर्वेद, या शतपथ ब्राह्मण, या पंचविंश ब्राह्मण। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है और इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? भारद्वाज थे, या वशिष्ठ थे, या विश्वामित्र थे, या गौतम रघुगण थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गौतम रघुगण थे। शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रघुगण थे, और आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की कथा उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धूर किसे समझा जाता था? अंग या मगध को, या कौशल या विदेह को, या कुरु या पंचाल को, या मत्स्य या शूरसेन को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंग और मगध को। अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से यहाँ के लोग बाहर थे, और इनके प्रति आर्य संस्कृति के लोग तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट करते थे, और यहाँ के लोगों को ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है? अथर्ववेद में, या ऋग्वेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, यानी वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कौन सा धर्म था पूर्व वैदिक आर्यों का? भक्ति था, या मूर्ति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और भक्ति था। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, न कि भक्ति पर, क्योंकि भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखतः धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा पर, या एकेश्वरवाद पर, या देवी पूजा पर, या बलि या कर्मकांड पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलि और कर्मकांड पर। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी और यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों तरह से होता था। यज्ञ जो होता था उसमें हिंसा भी की जाती थी और बिना हिंसा के भी यज्ञ होता था, और देव पूजा के साथ साथ पितरों की भी पूजा होती थी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वैदिक काल में जनता बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शंस हैं गंगा के तट पर, या ब्रह्मपुत्र के तट पर, या कावेरी के तट पर, या परुष्णी के तट पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परुष्णी के तट पर। 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जिसे आजकल रावी नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर लड़ा गया था, और जिसमें भरथों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? गया में, या दरभंगा में, या औरंगाबाद में, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दरभंगा में। केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जदयू के किस सांसद को एक बार फिर से उपसभापति चुना गया है? जदयू के किस सांसद को एक बार फिर से उपसभापति चुना गया है? ऑप्शंस हैं शरद यादव को, या सुशील मोदी को, या राजीव रंजन सिंह को, या हरिवंश नारायण सिंह को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह को। जदयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को एक बार फिर से उपसभापति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। दिए गए ऑप्शंस में एक असत्य कथन दिया गया है। किसके विषय में? चंपारण सत्याग्रह 1917 के विषय में उसे पहचान करना है। ऑप्शंस हैं, इस सत्याग्रह को तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं, इस आंदोलन की अगुवाई करने का आमंत्रण गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, या इस आंदोलन में गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली, और इस आंदोलन का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। दिए गए ऑप्शन में इसमें कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इस आंदोलन की अगुवाई करने का आमंत्रण गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शंस है गुजरात है या उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने दिया था? ऑप्शंस हैं हुमायूं ने, औरंगजेब ने, शेर शाह सूरी ने या फिर बहादुर शाह जफर ने। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में सबसे उम्रदराज शासक जो अपने व्यवस्थित शासन के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकालीन शासन में भारत का सबसे उम्रदराज शासक जो अपने व्यवस्थित शासन के लिए प्रसिद्ध था, कौन था वह? औरंगजेब था या शेर शाह सूरी था या फिरोज शाह तुगलक था या मोहम्मद बिन तुगलक था? व्यवस्थित शासन के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। मध्यकालीन भारत में सबसे उम्रदराज शासक शेर शाह सूरी था जो व्यवस्थित शासन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को या महावीर स्वामी को या महात्मा गांधी को या रविंद्रनाथ टैगोर को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने रचना की थी? एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शंस हैं रूस को या चीन को या भारत को या फिर ब्राजील को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत को। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है? पारा के कारण या कैडमियम के कारण या आर्सेनिक के कारण या नाइट्रेट के कारण? इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है। यह बीमारी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके असक्रिय मिथोमोग्लोबिन बनाता है। और पारा की अधिकता के कारण कौन सा बीमारी होती है? मिनीमाटा रोग। और इटाई होती है कैडमियम के कारण। और आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से होती है ब्लैक फुट की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? ऑप्शंस हैं पीनियल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस
या थायराइड ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। यह कपाल की स्पेनाइट हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है और इसको टर्सिका सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को टर्सिका सेल भी कहते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, उसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिंक किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लिंक किनके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, या आनंद मोहन बोस के द्वारा, या शिशिर कुमार घोष के द्वारा, या सचिंद्र सान्याल के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लिंक की स्थापना की गई थी। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लिंक की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इंडियन लिंक की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? ऑप्शंस हैं 1841 ईस्वी, या 1843 ईस्वी, या 1846 ईस्वी, या फिर 1848 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1843 ईस्वी। भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। और किस चार्टर अधिनियम द्वारा? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शंस हैं 1 को, या 2 को, या 3 को, या 4 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 को। भारतीय संविधान राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि यदि विधानसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो वह मनोनीत करके उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है। यह शक्ति राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत प्राप्त होता है। किसके तहत प्राप्त करता है? अनुच्छेद 333 के तहत। और राज्यपाल राज्य विधानसभा में 1 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? नमक का उत्सर्जन करना, या नाइट्रोजन अवशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करना, या ऑस्मोगुलेशन, या शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। और जैसे जैसे पसीने में पानी निकलता है त्वचा की सतह ठंडी होती जाती है। और पसीना सबसे अधिक कहाँ निकलता है? माथे पे, हथेलियों पे और पैरों के तलवों पे। और पसीना मुख्य रूप से पानी ही है, लेकिन इसमें कुछ लवण भी होते हैं। इस प्रकार टॉप 25 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।